कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले आप लोगों को नई साल की बहुत बहुत शुभकामना। आज महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं। कुछ हमारे एक नई स्पेशलिटी हमने चालू की है हॉस्पिटल में डॉक्टर ऋषभ आनंद के संग। मेरे संग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है हमारे सीनियर बोर्ड मेंबर मनीष अग्रवाल, सीए मनीष अग्रवाल, हमारे हेड ऑफ ऑपरेशंस एट हॉस्पिटल श्री अपूर्व मजुमदार, हमारे आईपीडी इंचार्ज मिस्टर विश्वजीत और हमारे ट्रस्टी लाइजनिंग के रितेश अग्रवाल जी। आप लोग जानते हैं महाराजा अग्रसेन अपने 8वें साल कंप्लीट करने की ओर है और जब से हमने ये हॉस्पिटल की शुरुआत की है तब से हमारी कोशिश ये रही है कि हम सबसे आधुनिक रूप से लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर सके। इसी कड़ी में हमने एक नया स्पेशलिटी, हमारे सुपर स्पेशलिटी हमारे हॉस्पिटल में जोड़ा है, जहाँ पे डॉक्टर ऋषभ आनंद हमारे संग जुड़े हैं एज अ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। और पिछले 15 से 20 दिन के अंदर हमने कुछ ऐसे सर्जरीज और ऑपरेशन यहाँ पे किए हैं जो कि सिलीगुड़ी में पहले कभी भी नहीं हुई है। सिलीगुड़ी तो क्या, एंटायर ईस्ट ऑफ इंडिया में शायद ये सर्जरीज नहीं हुई है। इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको डॉक्टर ऋषभ आनंद खुद बताएंगे और अब मैं डॉक्टर ऋषभ आनंद से आग्रह करता हूं कि वो आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषभ आनंद, वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। मैंने अब यहाँ पर आके सिलीगुड़ी आके अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, मेडिकल प्रैक्टिस, एंड यहाँ पर महाराजा अग्रसेन में मैं अपने प्रोसीजर्स कर रहा हूँ। और यहाँ पर आके जितनी भी अब अनोखी चीज़ें जैसे बोल सकते हैं कि जो जिसके लिए पहले सर्जरी करनी पड़ती थी, अब वो नसों के थ्रू जाके उसका इलाज हम लोग संभव कर पा रहे हैं। नसों के थ्रू जाके या पित्त की नलियों के थ्रू जाके जो भी क्लियर करना है, ब्लॉकेज हो कुछ भी हो, उसको हम लोग अब कर पा रहे हैं, उसका इलाज कर पा रहे हैं बिना सर्जरी के। क्वेश्चन डॉक्टर सर, ये प्रोसीड्यूर के बारे में बताएं, व्हाट इज दिस प्रोसीड्यूर? देखिए, अभी जिस प्रोसीजर के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, बेसिकली हुआ ये था कि एक बुजुर्ग महिला, 60 साल की बुजुर्ग महिला थी। वो हमारी ओपीडी में आई थी कंप्लेन लेके कि उनको भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा है, पेट में थोड़ी थोड़ी दर्द रहती है, साथ में भूलने की बीच बीच में भूलने लग जाती हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, बेहोशी होने लग जाती है बीच बीच में, जिसको हम लोग हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। हेपेटिक इसलिए बिकॉज इनका जब इवैल्यूएशन किया गया था हमारे गैस्ट्रो के थ्रू, तब हमें पता चला था कि इनका जो लिवर है, लिवर भी खराब है। और ये जो दिमागी बीमारी जो आ रही है, इसको एन्सेफेलोपैथी जो बोलते हैं, वो लिवर के कारण आ रही है, इसीलिए हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। और इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक लिवर डिजीज में जो पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, क्योंकि नसों में जो है लिवर खराब होने के कारण प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको पोर्टल हाइपरटेंशन बोला जाता है। तो CLD विथ पोर्टल हाइपरटेंशन जो बोला जाता है, इसमें आपका जो कुछ क्या होता है, प्रेशर बढ़ने के कारण कुछ एबनॉर्मल नसें, खराब नसें जो होती हैं वो बन जाती हैं और फूल जाती हैं। तो इस पेशेंट का भी सिमिलरली जब हमारा स्कैन किया गया, हमारा CT स्कैन कराया हमने, तब हमें पता चला कि लिवर खराबी के साथ में जो पोर्टल हाइपरटेंशन हमने बताया है, उसके वजह से आपकी एक बड़ी नस फूल के आपका रेडी हो रखी है, जिसको स्प्लीनो-रीनल शंट बोला जाता है। कि स्प्लीन से वो स्प्लीन की जो नस है वहाँ से निकलते हुए आपकी किडनी की नस में जाके जुड़ रही है। इसके वजह से जो बॉडी में जो लिवर का काम होता है खून को प्योरीफाई करना, खून को साफ करना कुछ हद तक, तो वो जो अमोनिया को निकालता है बॉडी से। अब प्रॉब्लम है कि इस कंडीशन में, इस पेशेंट में वो सिंस वो लिवर खून को साफ नहीं कर पा रहा था, वो गंदा खून डायरेक्टली दिमाग में जा रहा था। इससे क्या हुआ, एक बार में आपका जैसे ही वो नस हमने बंद की, जो सारा खून जो पहले नस के थ्रू दिमाग में जा रहा, खराब खून जा रहा था, वो वापस लिवर की तरफ जाने लग गया और लिवर में जाके साफ होके, प्योरीफाई होके, फिर होके दिमाग में जा रहा था, जिसकी वजह से उनका जो अमोनिया जो बढ़ गया था वो वापस नॉर्मल लेवल पे आ गया। और विदिन 24 to 48 आवर्स, मतलब बोल सकते हैं आपका 1.5 से 2 दिन के अंदर अंदर पेशेंट का एक बार में, मतलब जो भी चक्कर आना, बेहोशी आना, आलस आना, जो भी बीमारियां थी, ये सारी चीज़ें कंप्लीटली ठीक हो गई। और विदिन 1.5 से 2 दिन के बाद ही हमने पेशेंट को अच्छे से डिस्चार्ज कर दिया, एकदम हंसते खेलते, एकदम वॉक करते हुए। पेशेंट 2 दिन बाद डिस्चार्ज हुई है तो एकदम आराम से हंसते हुए, चलते हुए यहाँ से डिस्चार्ज हो गई है। तो ये था इस प्रोसीजर के बारे में, जिसको हम लोग इस प्रोसीजर को बोलते हैं पार्टो प्रोसीजर। पार्टो क्योंकि इसका नाम होता है प्लग असिस्टेड रेट्रोग्रेड ट्रांसवीनस ऑब्लिटरेशन। नाम बहुत बड़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है। बात बस सिंपल से ये होता है कि हम लोग इसमें ट्रांसवीनस ऑब्लिटरेशन, क्योंकि हम लोग नस को बंद कर रहे हैं, खराब नस को बंद कर रहे हैं, इसलिए ट्रांसवीनस ऑब्लिटरेशन। और प्लग असिस्टेड क्योंकि प्लग को डाल के हम लोग उसमें एक दवाई डाल के उस नस को बंद करते हैं। तो नाम से घबराने की जरूरत नहीं है, होता बहुत आसान से, हम लोग आसानी से करते हैं इस चीज़ को, जिसमें कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। और सबसे अनोखी बात यह है कि हम लोग जब इस चीज़ को करते हैं, इस प्रोसीजर को, तो हम लोग पैर की नसों के थ्रू जाते हैं, तो इसकी वजह से पेट में कहीं चिड़फाड़ नहीं होती है।
साहब मेरे 2 क्वेश्चन। हाँ बोलिए। पहला तो कि आप जरूर मेरे को अपने बताइएगा कि प्रीवियस महाराजा से आपका एक्सपीरियंस कहाँ रहा है क्या नहीं। दूसरा कि रेडियोलॉजिस्ट के बारे में तो हमने सुना है, व्हाट इज रेडियोलॉजिस्ट, बट दिस इज मैं शायद हो सकता है पहली बार सुना हूँ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ये व्हाट इज द डिफरेंस, ये क्या है और बेसिकली दोनों में फर्क है? मैं बताता हूँ। देखिए एक्चुअली जब हम रेडियोलॉजी वर्ड सुनते हैं, कोई भी रेडियोलॉजिस्ट है या रेडियोलॉजिस्ट को दिखाना है, तो रेडियोलॉजी जनरल टर्म में बात करें तो वो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट होता है कि वो डायग्नोसिस करता है, वो आपकी बीमारी का पता लगाता है कि बीमारी क्या है, ठीक है, और उसके बाद जो क्लिनिशियन होता है उसका इलाज करता है। तो अब मेरे पास मैंने डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की तो डिग्री ली, ठीक कर रहा हूँ, तो इसीलिए थेराप्यूटिक हो गया, तो इसीलिए इसका नाम जो डिग्री का नाम दिया जाता है स्पेशलाइजेशन का, वो बोला जाता है वैस्क्यूलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। वैस्क्यूलर क्योंकि हम लोग नसों के थ्रू जा रहे हैं, और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्योंकि हम लोग पूरे बॉडी में मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी की तरह चीज हो गई। पहले पेट काट की चीजें की जाती थी, आजकल जो जैसे अगर हमने गॉल ब्लैडर निकालना है तो पहले पेट काट के निकाला जाता था गॉल ब्लैडर की समस्या के कारण, फिर धीरे धीरे वो एडवांस होके आया कि लैप्रोस्कोपी करने का। लैप्रोस्कोपी में हम लोग छोटी दूरबीन डाल के हम लोग निकालते हैं इसको। उसी तरह से ये जो प्रोसीजर है ये नसों में जो जाते हैं हम लोग 2 से 3 इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट में, इंटरवेंशन वाला थेरेपी भी देता है। आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस कहाँ? मैं आपका इससे पहले AIG हॉस्पिटल्स हैदराबाद में था। हैदराबाद का नाम तो आप पूरी पब्लिक ही जानती है, यहाँ से बहुत बहुत लोग जा रहे होते हैं हैदराबाद में। तो मैं वहाँ का ही जो मशहूर नामी अस्पताल है आपका AIG हॉस्पिटल्स, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, उधर में ही मेरी कंप्लीटली मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन का मेरा ट्रेनिंग हुआ। उधर में मैंने फिर कंसल्टेंट की तरह वहाँ वर्क किया। फिर वहाँ वर्क करने के बाद वहाँ से मैं इंडिया के एक और नामी अस्पताल साउथ में आपका कोचिन केरला में जो आपका लीजी हॉस्पिटल है वहाँ भी गया। वहाँ पर आपका AIG तो आपका फेमस है ही आपके पेट की बीमारियों के लिए। वहाँ का सब कुछ करते हुए, सब कुछ ट्रेनिंग करके काम करने के बाद मेरे थे कि और भी मैं कुछ पूरी बाकी बॉडी का भी काम करूँ, तो उसके लिए बाकी चीज़ों के लिए भी मैं फिर कोची केरला गया। वहाँ जाके भी मैंने काम किया। वहाँ पर जाके बाकी चीज़ें जो हाथ पैर की समस्या होती है उसका इलाज करने के लिए, तो हैदराबाद और कोची ये सारी जगह पे ट्रेनिंग खत्म करके फाइनली वहाँ पर काम करके कंसल्टेंट की तरह काम करके अब था कि अपनी जहाँ पर मेरा जो होम टाउन बोल लीजिए वहाँ पर आके अपनी पब्लिक की सेवा करें, वहाँ इलाज करें सबका। तो इसके लिए अब मैं सिलीगुड़ी आया हूँ वापस और यहाँ अपने स्टार्ट किया। पार्टों का इलाज जैसे बोला आपने किया, आपने पहले भी किया है या फर्स्ट टाइम है? नहीं, ये पहले भी किया है लेकिन ये हैदराबाद में ही किया है। ये आपका ये जो मैंने प्रोसीजर बताया पार्टो प्रोसेस नहीं आई। अनोखी चीज़ ये थी कि पेशेंट की जो नस थी इतनी लंबी हिस्ट्री थी उनकी, इतने टाइम से चल रही थी, वो डर के कारण कि क्या होगा नहीं होगा, बहुत टाइम तक उन्होंने एक्सटेंड किया था इस चीज़ को, इसके कारण वो नस बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो वो डिफिकल्ट प्रोसीजर था लेकिन उसको भी हमने अच्छे से कर दिया। हमने टाइम बस थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लेकिन बहुत अच्छे से, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। द लिवर गेट्स डिजीज, लिवर गेट्स बैड बिकॉज ऑफ इट कुड बी बिकॉज ऑफ वैरायटी ऑफ रीजंस। जैसे लिवर की खराबी आपकी ज़्यादा अल्कोहल पीने से भी होती है, जो ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, उनकी वजह से लिवर खराब हो सकता है। बहुत ज़्यादा जो जंक फूड खाते हैं, जो तला भुजा तेल का आइटम खाते हैं, तो फैट लिवर में फैट जमा होता है जो फैटी लिवर बोलते हैं। अर्ली स्टेज में कुछ फर्क नहीं पड़ता है लेकिन वही धीरे धीरे बढ़ते जब फैट जमा होते जाता है तो भी लिवर को खराब करता है। उसी तरह से जब पित्त की नलियाँ ब्लॉक हो जाती हैं तो पित्त की नली की ब्लॉकेज के कारण भी लिवर खराब होता है। कई बार इन्फेक्शन के कारण भी लिवर खराब होता है। तो लिवर खराब होने का कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन लिवर खराब होने के कारण जब ये प्रेशर जो नसों में, लिवर की नसें हैं उनमें जब प्रेशर बढ़ता है तब कई बार ये ऐसी नसें फूल जाती हैं। ये नसें फूल के, जैसे इनके केस में स्प्लीनोरेनल शंट मैंने बताया कि स्प्लीन से जाके किडनी की नस, फिर हमें भेजते हैं ये केसेस कि इनकी नसें जो फूली हुई हैं उनको बंद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं करके। तो ये वही इलाज है इसमें कि बिना ऑपरेशन के हम लोग फिर इसको ऐसे करते हैं ये। लेकिन ये जो चीज़ है लिवर की खराबी एक मेजर समस्या है, ठीक है, जिसके कारण ये नसें खुल रही होती है, जो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस जिसके लिए किया जाता है। What are the precautions that people have to do that they could not face these kinds of issues? First of all, they need to, if they at all they are drinking, they need to, first of all they should avoid drinking. As a doctor I will definitely suggest they don't drink. But even if they are drinking, तो बहुत लिमिट में, बहुत ज़्यादा लिमिट में पीना चाहिए। ऐसे लत नहीं लगनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा पी रहे हैं। साथ में जो जंक हमारी कम्युनिटी में, सब में, हम लोग बंगाल में देखते हैं कि थोड़ा आदत है हम लोग को, अच्छा लगता है खाने में, तो चलो आज ये भाजा वो भाजा ले आओ खा लो करके,
तो वो अवॉइड करना बेटर रहता है, क्योंकि जितना कम होगा, वंस इन अ वाइल तो सब खाते हैं, थोड़ा बहुत खाओ, जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करो। लिवर अच्छा रहेगा तो अपने आप ये समस्या, लिवर खराब नहीं होगी, लिवर खराब नहीं होगी तो ये खराब नसें नहीं होगी। सिम्टम ये रहता है आपका कि इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, ये जब शंट बनता है या तो खून की उल्टियाँ होती हैं, ठीक है, खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, या फिर जैसे है एकदम भूलने लग जा रहा है, भूलने की बीमारी आ रही है, बीच बीच में बेहोश हो जा रहा है, ये सारी तकलीफें आती हैं। इंटरमीडिएट रहता है, बीच बीच में आती हैं ये सारी चीज़ें, चाहे वो दिन में 2 बार भी हो सकती है, वो हफ्ते में 1-2 बार भी हो सकती है, वो महीने में 2-3 बार भी हो सकती है, लेकिन वो कई बार ज़्यादा, कई बार कम, और इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहती है, कई बार बहुत ज़्यादा, कई बार हल्का हल्का, कितना खराब कंडीशन है पेट में उसके बेसिस पे। तो ये सारे सिम्टम्स मोस्ट कॉमनली दिख के आते हैं लोगों में इस बीमारी में। डॉक्टर सर, अभी आपने बोला कि नॉर्थ बंगाल में ये पहला बार हुआ है, तो सिंस योर होम टाउन इज ऑल्सो सिलीगुड़ी, तो एक चीज पूछना चाहूँगा कि जब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है ये इस एरिया में और भी है ना, कि ये नहीं, देखिए एक्चुअली बदकिस्मती से बोल लीजिए, अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंडिया में ही, पूरे इंडिया में ही कम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट्स हैं, ठीक है। बाकी वर्ल्ड में तो बहुत हैं, लेकिन इंडिया में भी थोड़े कम हैं। अभी तक ये प्रोसीजर्स जो थे जितने भी, ये सारे प्रोसीजर्स अभी तक हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, इन सब बड़ी शहरों में अभी तक होते थे। बंगाल में भी अभी तक, नॉर्थ बंगाल में स्पेशली या नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसा करने वाला नहीं है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर पहला इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट आया हूँ रिसेंटली। इससे पहले, मुझसे पहले बदकिस्मती से यहाँ पर अभी तक और कोई भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करके सुपर स्पेशलाइजेशन की डिग्री के साथ कोई भी यहाँ पर नहीं था। अगर उसमें, तो उस केस में वैसी सर्जरी में वो लैप्रोस्कोपी के थ्रू नहीं होता है, वो यूजुअली फिर पेट पूरा ऊपर से नीचे तक काट के होता है, क्योंकि वो पूरा पेट काट के बड़ी नस जो यहाँ हमारा स्प्लीन से लेके नीचे तक अपना किडनी तक जा रही है, जो लिवर में बाद में जाके जुड़ती है, तो उस नस को पूरा बंद करने के हिसाब से वो पूरी पेट काट के सर्जरी करनी पड़ती है। तो पेट अगर कभी भी काटेंगे तो आप समझ ही रहे हैं कि जो प्रॉब्लम रहता है पेशेंट को, रिकवरी में जो टाइम लगता है, बहुत दिनों तक वो अंदर रहेगा, एडमिट रहेंगे, रिकवरी टाइम ज़्यादा रहेगा, प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तरह तरह की समस्याएं आती हैं। यहाँ पर आपका वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ आती है कि अगर लिवर, सिंस लिवर की खराबी के कारण अगर नस ट्रांसप्लांट कभी कभी ज़रूरी होता है, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और कॉम्प्लिकेशन उसमें भी बहुत ज़्यादा है, और लिवर ट्रांसप्लांट के बाद भी ज़रूरी नहीं है नस बंद रहेगी, तो ये नस तो बंद करना ही पड़ेगा। तो सर्जरी से बेटर ऑप्शन होता है मिनिमली इन्वेजिव हमारा जो ट्रीटमेंट रहता है, कि आपका कॉम्प्लिकेशन भी कम रहे और रिकवरी टाइम भी फास्ट रहे, कि 1 से 2 दिन के अंदर डिस्चार्ज हो गया और उसके बाद आराम से पेशेंट हट्टा कट्टा चल फिर सकता है। उसमें उनको कोई बेड रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है कि बेड रिडन रहेगा, बेड रेस्ट में रहेगा, ऐसा नहीं जरूरत पड़ती है। तो ये इसकी ये इंपॉर्टेंस है इसका पार्ट। जैसे आपने ये इसकी महिला का इलाज किया है, 36 घंटे के अंदर ही उन्हें छुट्टी दे दी गई, बिल्कुल। इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने हासिल की, तो कैसा महसूस कर रहे हैं दर्शकों को जरा बताएं। बिल्कुल, ये ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं अपने होम टाउन आके, अपने शहर आके जो ये सब इलाज प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, लोगों के पास ही अपनी सुविधाएं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। और जब एज ए डॉक्टर जब भी हमारा कोई पेशेंट ठीक होता है तो हमें बिल्कुल खुशी होती है कि हम उसके लिए कुछ कर पाए, उसका इलाज हो पाया। जो बंदा, जो पेशेंट इतने टाइम से त्रस्त था, इतने टाइम से तकलीफ में था, वो इतना खुश होके हंसता खेलता चेहरा लेके एकदम जब जाता है तो हमें भी खुशी मिलती है कि हमने कुछ किया, हम अचीव कर पाए। इतनी जो हमने लंबी पढ़ाई की या जितना भी हमने मेहनत किया उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो उसके बाद वो एक अलग ही खुशी रहती है। बस वही एक सक्सेस वाली फील आती है कि चलो हम कुछ कर रहे हैं। স্যার কোনো ওই মহিলার নাম এবং কোথায় বাড়ি ঠিক না পাওয়া যাবে জানাতে পারবেন? এটা কনফিডেন্সিয়াল পেশেন্টের ব্যাপারগুলো আমরা ডিসক্লোজ করতে চাই না, আর আমাদের করা উচিত না। পেশেন্টের কনফিডেন্সিয়ালিটি, প্রাইভেসি বলে একটা ব্যাপার থাকে। আর পেশেন্ট নিজে সামনে এসে, আপনাদের সামনে এসে যদি টেস্টিমোনিয়াল দিতে চায়, হি অর শি ইজ মোস্ট ওয়েলকাম, কিন্তু আমাদের পক্ষে এটা সম্ভব না ডিসক্লোজ করা। मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करता हूँ, डॉक्टर साहब एक और प्रोसीड्योर करते हैं, और जो लोकल कई अंदर बॉडी के अंदर ट्यूमर डेवलप हो जाती है, वो ट्यूमर को अंदर जाके उसको लोकल लेवल पे ही डिफ्यूज़ कर देना। डॉक्टर साहब थोड़ा उसके बारे में विस्तृत रूप से आप लोग को होगा। हाथ से कीमोथेरेपी दिया जाता था, जिसके कारण पूरे बॉडी में उसका असर आता था। बाल झड़ते थे, चलने में तकलीफ होती थी, वीकनेस आ जाती थी, तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है पेशेंट को उसके कारण। तो मेरा जो ट्रीटमेंट रहता है वो आपका, जैसे मैंने बताया कि नस के थ्रू जाके मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, वही पैर की नस के थ्रू जाके या हाथ की नस के थ्रू जाके सिर्फ जो आपका लिवर का जैसे ट्यूमर है
तो लिवर के ट्यूमर में जाके लिवर हर किसी को एक नस पूरे बॉडी में हर जगह नस जाती है। खून हर चीज को चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो उसी तरह से जो ट्यूमर रहता है, कैंसर रहता है, उसके पास भी वो नसें जाती हैं। अब नॉर्मल लिवर में भी नसें जा रही हैं और कैंसर में भी नसें जा रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, स्पेसिफिकली सिर्फ उन नसों में जाता हूँ। 10% से 10% ट्यूमर के अंदर जाता था, बाकी आपका 90% के आसपास जो ड्रग होता था, दवाई होती थी, वो बाकी बॉडी में फैलती थी, जिसकी वजह से खराब असर आता था, साइड इफेक्ट आता था कि बाल झड़ना, वीकनेस आना, ये सब उसके साइड इफेक्ट्स होते थे। यहाँ पर जो मैं ट्रीटमेंट देता हूँ उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर के अंदर की नसों को जाके बंद करता हूँ और उसमें जाके हम लोग उसको जाके मैं कीमो ड्रग देता हूँ, दवाई देता हूँ। तो उसके कारण होता क्या है कि जो 99% जो दवाई है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ट्यूमर के अंदर जाती है। 1% से भी कम दवाई इधर उधर बॉडी में जाती है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट ना के बराबर रहता है, कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है एक्चुअली। तो इसकी वजह से अब जो ट्यूमर है, सिर्फ ट्यूमर को खाने के लिए जो खुराक है, उसका खुराक तो खून से ही आता है, उस खुराक में हमने सिर्फ कीमो ड्रग दिया, तो ट्यूमर के पास खाने के लिए सिर्फ वही कीमो ड्रग ही है और कुछ ऑप्शन नहीं है। टेस्ट प्रोसीजर बोलते हैं, जो हमारा लिवर के कैंसर और भी कैंसर्स में हमारा यूज होता है। ठीक है, मैं इसी तरह की चीजें एक्चुअली मैं और भी बता देता हूँ आपको। जैसे आपका कई बार जब मैंने आपको जैसे बताया कि खून की उल्टियां आती हैं, उसी तरह से आपकी छाती में भी कई बार प्रॉब्लम होने के कारण खांसी में खून आता है। तो उसको हम लोग जैसे उसको भी क्या बॉडी में उस तरह से अगर बताएं तो बॉडी में कहीं भी अगर आपका कोई भी नस फटती है तो नसों का, उस फटी हुई नस का इलाज करना ताकि ब्लीडिंग को स्टॉप करना, वो आ जाता है। इसको हम लोग एंजियोएम्बलाइजेशन बोलते हैं। आपका पित्त की नली का अगर कैंसर के कारण या किसी भी पत्थर के कारण या किसी और चीज के कारण पित्त की नली का जो ब्लॉकेज होता है, जिसके कारण एडवांस्ड जॉन्डिस हो जाता है पेशेंट को, तो वो एडवांस जॉन्डिस का इलाज बिना सर्जरी के हम लोग सिर्फ एक ट्यूब डाल के उसको हम लोग ब्लॉकेज को क्लियर कर देते हैं। ब्लॉकेज को क्लियर करके उसको क्रॉस करके अगर हम लोग को जो भी हम लोग को रास्ता क्लियर करना है, हम लोग आगे उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आपका अगर हमारा होता है, उसमें हम लोग जाके सिर्फ एक सुई के माध्यम से सुई जाके हम लोग उस ट्यूमर को जला देते हैं, जिसको एब्लेशन बोलते हैं। ये एकदम लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो वापस अगेन अभी तक बाहर हैदराबाद जैसी जगहों में होती थी और अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, जिसमें ट्यूमर को ही जला दिया। ट्यूमर जला दिया तो अब ट्यूमर बचा ही नहीं है, ट्यूमर का अंश ही नहीं बचता है, तो ट्यूमर जड़ से खत्म हो जाता है। ये कुछ कंडीशंस में जब पॉसिबल होता है तब हम करते हैं। उसी तरह से स्प्लीन जब बड़ा हो जाता है, स्प्लीन बड़ा होने के कारण जो इसको हाइपरस्प्लीनिज्म बोलते हैं, उसके कारण भी तकलीफें आती हैं, तो उसके पहले सर्जरी करी जाती थी, पूरा स्प्लीन निकाला जाता था, जिसके कारण पेशेंट को अगेन सर्जरी की है, पेशेंट का पूरा स्प्लीन निकाला है, तो लाइफ लॉन्ग उनका स्प्लीन क्योंकि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रोस्टेट बढ़ जाता है। तो प्रोस्टेट बढ़ने के कारण वापस होती है कि लोग सर्जरी कराते हैं। अब हर किसी में, स्पेशली बूढ़े लोगों में सर्जरी पॉसिबल होती नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, जाके सिंपली उसी तरह से हम लोग प्रोस्टेट की खराब नसों को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको ठीक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोस्टेट आपका नॉर्मल जितना इतना होना छोटा होना था वो बढ़ गया था, वो नसें बंद होने से वापस प्रोस्टेट आपका छोटा हो जाता है। बिना सर्जरी के ये चीज़ छोटी हो जाती है। इसी तरह से आगे एक दो और चीज़ें मैं बताऊं आपका कि आपका पैर की जो नसें होती हैं, पैर की नसें फूल जाती है, जिसको हम लोग वेरिकोज वेन बोलते हैं। आप देखेंगे बहुत लोगों में पैर की फूली फूली नसें दिखती हैं, जिसके कारण पैर में दर्द रहता है या पैर नीचे से काले पड़ने लग जाते हैं। तो वो पैर जो फूली हुई नसें हैं, जो खराब नसें, जिनको वेरिकोज वेन बोला जाता है, या मैक्सिमम नेक्स्ट डे डिस्चार्ज, इसमें और ज़्यादा कुछ सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना सर्जरी के छोटी पतली सुई से हम लोग उसका इलाज करते हैं। उसी तरह से जब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स या स्मोकिंग करते हैं जो ज़्यादा, अब देखेंगे थोड़ा ओल्ड होते होते उनकी पैर की नसें ब्लॉक हो जाती है, उसके कारण चलने में तकलीफ होती है, चलने में दर्द होता है, या पैर जो है अंगूठे जो है काले पड़ने लग जाते हैं, गैंग्रीन जिसको बोलते हैं। तो उसको भी जाके हम लोग जाके उसको खोल देते हैं, जो एंजियोप्लास्टी बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा एंजियोप्लास्टी आपका हार्ट के लिए किया जाता है कि हार्ट की आपका फिस्टुला यहाँ बनाया रहता है हाथ में जो फिस्टुला क्रिएटेड रहता है, ब्रेकियोसेफेलिक या रेडियोसेफेलिक फिस्टुला, ताकि डायलिसिस हो पाए उन नसों से, वो नसें बहुत जल्दी बहुत बार ब्लॉक हो जाती है। चाहे वो वहाँ पर ब्लॉकेज आ जाए, वहाँ पर क्लॉट के कारण, खून जमने के कारण, या फिर जो नसें हैं वो पतली हो जाए, जिस भी रीजन से वहाँ ब्लॉक आए, मैं जाके अब उनके पास अभी तक पेशेंट के पास क्या ऑप्शन रहता था कि वो जाके सिंस ये नस ब्लॉक हो गई है, तब वापस सर्जरी करा के दूसरी बार आप देखेंगे कि हाथ फूल जाता है, क्योंकि वहीं पर ब्लॉकेज रहता है। ब्लॉकेज के कारण हाथ फूलना या ब्लॉकेज के कारण डायलिसिस नहीं हो पाना, ये सबका ट्रीटमेंट आपका, ये सारी चीजें जो बेसिकली मैंने आपको बताई, ऊपर से हेड से टो तक, मतलब सर से लेकर पैर तक, आपकी सारी चीजें मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। ये सारी चीजें बिना सर्जरी के, बिना छेड़फाड़ के, बिना कट दिए, आपका सिर्फ सुई, पतली तार 2 mm से 3 mm का आपका सुई रहता है, उससे आपका इलाज किया जाता है, और उसके बाद आपका कोई निशान नहीं रहता है, दर्द नहीं होता है, सब अच्छे से रहता है।
ये सारे ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो रहे हैं, ऑलरेडी पेशेंट्स का किया जा रहा है, सब कुछ ऑलरेडी हो रहा है। आज ही मैंने पित्त की नली का ब्लॉकेज का वो ट्रीटमेंट किया। 2 दिन पहले एक आपकी नस फट गई थी, उसका ब्लॉकेज का ट्रीटमेंट हुआ था। उसके 3-4 दिन पहले आपका फिशुला का ट्रीटमेंट हुआ था, जिसमें एक पेशेंट का फिशुला पूरा बंद